नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्टींथ ग्रुप एलिमेंट्स में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें बोरोन फॉर्म्स या बोरोन गिव्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी एलिमेंट्स जो हैं इसको छोड़ के दे गिव +3 एज वेल एज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेट करना शुरू कर देगी ओवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, and this is due to inert pair effect. This is due to inert pair effect. अब ये inert pair effect क्या होता है? हमें पता है कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन 13 ग्रुप एलिमेंट्स का इज NS2 NP1। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलक्टेंस शो करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे जैसे जैसे नीचे जाएंगे। और ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं NS2 इलेक्ट्रॉन्स ये इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज इनर्ट पेयर and the reluctance shown by these NS2 electrons in the bond formation is known as inert pair effect. अब होता क्यों है ऐसा, ये रिलक्टेंस क्यों शो करते हैं? जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इंटरवीनिंग शेल्स में, वैलेंस शेल से पीछे वाली जो शेल्स हैं दे आर कॉल्ड इंटरवीनिंग शेल्स, उनमें पहले तो d ऑर्बिटल्स आएंगे और बिल्कुल नीचे जाएंगे तो f ऑर्बिटल्स भी आते जाएंगे। f ऑर्बिटल्स का डिफ्यूज्ड शेप होती है एंड ड्यू टू द डिफ्यूज्ड शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स वो न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाते। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का। और क्योंकि जब नीचे जा रहे हैं तो इंटरवीनिंग शेल्स में f ऑर्बिटल्स आते जा रहे हैं और इसलिए स्क्रीनिंग कम मिल रही है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम दी न्यूक्लियस। और क्योंकि स्क्रीनिंग कम मिल रही है तो इन NS2 इलेक्ट्रॉन्स पे जैसे जैसे नीचे जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता जाएगा तो ये बाउंडेड रहेंगे टू द न्यूक्लियस और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ये NS2 इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्ड फॉर्मेशन में ओनली P1 इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट। और ये जो रिलक्टेंस है बाय द NS2 इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सभी ग्रुप्स में होता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो NS2 इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं बिकॉज इंटरवीनिंग शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं f ऑर्बिटल्स में हैं, f ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज्ड शेप होती है और ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ f ऑर्बिटल्स न्यूक्लियर चार्ज से वो स्क्रीनिंग उतना इफेक्टिवली नहीं दे पाते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाउंडेड रहेंगे टू द न्यूक्लियस और पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। दिस इज नोन एज inert pair effect. So as we move down the group, +1 oxidation state इस केस में 13 group elements में will dominate over +3 oxidation state. Next physical property is metallic character. So metallic character जो है that will increase as we move down the group. मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। इसलिए इंक्रीज करती जाएगी क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। और इसलिए अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, माइंड इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज वैसे इंक्रीज हो रहा है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है वो डिक्रीज हो रहा है एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना लास्ट शेल में से इजी होता जा रहा है और इसलिए मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट इज tendency to form
आयनिक कंपाउंड्स। अब ये जो टेंडेंसी है आयनिक कंपाउंड्स बनाने की, ये इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए केटाइंस बनाने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। तो किसी नॉन मेटल के साथ जब आयनिक कंपाउंड बनेगा तो आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो मेन रीजन इसका यही है कि आयनिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोरोन की होगी। वैसे B3 पॉजिटिव बनना बहुत डिफिकल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना बोरोन के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन B3 पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी स्मॉल साइज, बहुत कम साइज है इसका, छोटा साइज है, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी इस पे। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल्स अगर ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा भी नॉन मेटल के साथ, तो वो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट क्यों होगा? बिकॉज अगर किसी नॉन मेटल के साथ मान लीजिए Cl के साथ BCl3 है, तो उसके साथ जब ये बॉन्ड बना रहा है, या लेट इट बी सिंपल कोई भी नॉन मेटल A मान लें कोई, उसके साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो B3 पॉजिटिव बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी स्मॉल साइज, ये A के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा? डिस्टॉर्ट कर देगा, डिस्टॉर्शन कर देगा, पोलराइज कर देगा। तो पोलराइजेशन पावर जो है B3 पॉजिटिव की बहुत ज्यादा है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन पावर, ये नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, या जिस भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये पोलराइज कर देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। एंड ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब बीच में आ जाएगा इन दोनों के, B और A के, और जब बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो जाए, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस नहीं हो पाएगी बिकॉज B3 पॉजिटिव छोटा साइज है इसका, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल्स, FAJAN, फजान्स रूल्स, इसकी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगी और इसको पोलराइज कर देगा ये B3 पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर देगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ जाएगा, और बीच में आने का मतलब ये है कि कोवेलेंट नेचर होगा इसके कंपाउंड्स का। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है बोरोन, और नीचे जा रहे हैं तो मैंने कहा आयनिक कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कुछ डिस्कस करने हैं। जो हाइड्राइड्स हैं बोरोन के, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, और उन हाइड्राइड्स में डाइबोरेन एक इंपॉर्टेंट हाइड्राइड है। बोरोन जो है हाइड्रोजन के साथ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनाता है विच आर नोन एज बोरेन्स, हैविंग द फॉर्मूला BnHn+4, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोरेन है डाइबोरेन, हैविंग द फॉर्मूला B2H6। और इसको हमने पूरा डिस्कस करना है कि डाइबोरेन जो है उसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। देखिए 2 बोरोन्स हैं, और इसको अगर आप इथेन के साथ कंपेयर करना चाहें C2H6 के साथ, तो C2H6 आपको पता है कि ऐसे करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। यहां पे 3 हाइड्रोजन्स होंगे। क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है B2H6 में? तो एक बार देखें, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बोरोन के पास? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर यही जैसा इथेन ने बनाया वैसा स्ट्रक्चर अगर सोचें B2H6 का, तो ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए बोरोन्स के, और एक इलेक्ट्रॉन बना दूं मैं हाइड्रोजन का, शेयरिंग होगी।
जितने इलेक्ट्रॉन से शेयर हो गए। अब बीच वाला बॉन्ड कैसे बनेगा? सो इट इज नॉट पॉसिबल कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इथेन की तरह हो, क्योंकि इसमें तो देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल में, 1 2 3 4, चारों उसने सारी तरफ को शेयर किए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और चौथा इस कार्बन के साथ। लेकिन डाइबोरेन में ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर, और डाइबोरेन का एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में एक बॉन्ड होता है विच इज स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड नोन एज बनाना बॉन्ड। देखिए दो इलेक्ट्रॉन जो थे बोरोन के, वो तो ऐसे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए टर्मिनल हाइड्रोजन्स के साथ। अब बचा इस बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और बीच में जो हाइड्रोजन होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और इस बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, इस हाइड्रोजन का और इस बोरोन का। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाएंगे विच इज नोन एज 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, दैट मीन्स वैसे देखिए ये वाला अगर बॉन्ड्स बनने होते, ऐसे करके बॉन्ड्स बनने होते, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, यहां पे वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक एक तो इन हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन्स के पास। दैट मीन्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 बॉन्ड्स बनने हैं। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, और दो बॉन्ड्स बनेंगे वो 3 सेंटर्स के बीच में बनेंगे। तो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है बनाना बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, जिससे कि ये बोरोन और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है टुगेदर विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो इस बनाना की शेप में होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो लेकिन 3 सेंटर्स को उन्होंने जोड़ के रखा हो, दीज आर नोन एज 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड्स, ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड्स। अब इसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करें। ईच बोरोन एटम इन डाइबोरेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसका हमने पूरे कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है। अब इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोन इन ग्राउंड स्टेट, तो बोरोन इन ग्राउंड स्टेट क्या होगा? 1s2, 2s2, 4 हो गए, एंड 2p1। अब बोरोन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, वन एस टू, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप ओवर कर जाएगा इन p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल एंड 2p2, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगी। दैट मीन्स एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, इस केस में इंटरमिक्स होंगे, अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एनर्जीज रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो मैं कह रहा हूं sp3 हाइब्रिडेशन होनी है, स्पेशल टाइप है। देखिए यहां पे एक बिल्कुल एम्प्टी है, एक p ऑर्बिटल इज कंप्लीटली एम्प्टी, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और चौथे में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो। और आपको पता होगा कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या शेप होती है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक बोरोन, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बीच में b लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन बना रहा हूं। एक देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक इस साइड को, एक इस साइड को,
और एक बिल्कुल एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, डॉटेड बना रहा हूं मैं, ये बिल्कुल एम्प्टी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 3 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, चौथे के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी है। अब स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड जब बन रहा है बीच में, बनाना बॉन्ड, उसमें क्या होगा कि इस बोरोन का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दूसरे बोरोन का जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल will simultaneously overlap with 1s orbital of hydrogen। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है ये बनाना बॉन्ड। देखिए कैसे हो रहा है, sp3 hybrid orbital of one boron is simultaneously overlapping with the empty sp3 hybrid orbital of another boron atom and 1s atomic orbital of hydrogen। और इस साइड जो empty इस वाला आ गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन वाला बोरोन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल will simultaneously overlap with 1s orbital of hydrogen, और इस साइड को वी हैव एक एक इलेक्ट्रॉन वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये ओवरलैप कर जाएंगे हाइड्रोजन्स के साथ। इस साइड को नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स, और इस साइड को हाइड्रोजन्स के साथ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स, दीज आर टर्मिनल हाइड्रोजन्स। और ये बीच में जो बन रहे हैं दीज आर बनाना बॉन्ड्स। ईच बोरोन एटम इन डाइबोरेन इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक बार फिर से ध्यान से डाइबोरेन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की है, देखिए ये मैंने बोरोन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p1 5 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरोन एक्साइटेड स्टेट में गया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा 1s2 में, 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप ओवर कर गया 2p में, और एक खाली है p ऑर्बिटल, लेकिन स्टिल एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इसमें हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज होने का मतलब है वो इंटरमिक्स हो जाएंगे और अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें देखिए एक s और 3 p, इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 लोब्स होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। इस बोरोन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, देखिए एक ये एक ये एक ये, और एक डॉटेड जो बनाया है दैट इज एम्प्टी। तो इस साइड को तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं बोरोन के वो ओवरलैप हो रहे हैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन से। उस साइड भी बिल्कुल वैसा है। ये है स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें क्या हुआ, बोरोन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप कर रहा है साइमल्टेनियसली विद sp3 hybrid orbital of another boron which is empty along with the 1s atomic orbital of hydrogen। Similarly इस केस में भी ऐसा ही है। So these type of bonds are called banana bonds, और यहां पे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी हेलाइड्स। तो बोरोन के जो हेलाइड्स हैं BF3, BCl3, BBr3, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि लुईस एसिड्स हैं या लुईस बेसेस हैं। जो क्वेश्चन आता है वो ये है इन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो हेलाइड्स हैं बोरोन के, इनका लुईस एसिडिक करेक्टर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो दे आर लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसे एक हम BF3 को डिस्कस कर लें, BF3 में देखिए आप, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की, देखिए फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, डॉट्स वाले मैंने बनाए हुए हैं।
फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो ये ले लेगा बोरोन से, इसको भी एक चाहिए यहां से ले लेगा, इसको भी एक चाहिए यहां से ले लेगा। अब बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं इमीडिएटली अराउंड बोरोन। तो 8 फिर भी पूरे नहीं हुए, शेयरिंग करने के बावजूद भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, स्टेबल होने के लिए हर टाइम ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, मैं ऑक्टेट पूरा कर लूं। Therefore it will behave as a Lewis acid. Lewis acids ऐसे substances होते हैं which can accept a pair of electrons. So BF3, BCl3, BBr3, all of these are Lewis acids. और इनकी ट्रायगनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ट्रायगनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ये, these are sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब बात करें इनका लुईस एसिड करेक्टर की, जैसे वी हैव BF3, ट्रायगनल प्लेनर ज्योमेट्री, 120 एंगल बॉन्ड एंगल। इस फ्लोरीन के पास वी हैव फिल्ड 2p ऑर्बिटल, और बोरोन के पास देयर इज एम्प्टी 2p ऑर्बिटल। फिल्ड 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन के पास और बोरोन के पास एम्प्टी 2p ऑर्बिटल। तो ऐसे करके ये डोनेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम फ्लोरीन टू बोरोन, एंड दिस टाइप ऑफ डोनेशन इज नोन एज बैक बॉन्डिंग और p pi बॉन्डिंग। p pi बॉन्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। तो इससे क्या हो रहा है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर रहा है बोरोन को, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो पूरी होती जा रही है। यहां से ये फ्लोरीन डोनेट करेगा, इस साइड से ये वाला फ्लोरीन डोनेट करेगा, इस साइड से ये वाला फ्लोरीन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरोन की पूरी होती जा रही है। नो डाउट इट विल बिहेव एज अ लुईस एसिड ओनली, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहेगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं रिलेटिवली कि BF3, उसके बाद BCl3 में बात करें BCl3 अब बोरोन का एम्प्टी 2p ऑर्बिटल एंड वी हैव 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज हो गया है, बोरोन का 2p ऑर्बिटल है एम्प्टी वाला, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल है फिल्ड वाला। तो p pi बॉन्ड बनने की जो स्ट्रेंथ है या p pi बॉन्ड बनने की जो कैपेबिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लोरीन p pi बॉन्ड नहीं बना पाएगा इफेक्टिवली, उतना इफेक्टिवली जितना कि फ्लोरीन ने बनाया था बोरोन के साथ। तो इसमें BBr3 में और कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन बोरोन को कहां पे हो रही है, BF3 में हो रही है फ्रॉम फ्लोरीन विद द हेल्प ऑफ p pi बैक बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट किस केस में हो रही है, BF3 के केस में। तो सबसे अच्छा लुईस एसिड इनमें कौन सा होना चाहिए, BF3 तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि ये कहेगा, बोरोन कहेगा कि मेरे को तो बीच में से ही इलेक्ट्रॉन मिली जा रहे हैं, फ्लोरीन मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या जरूरत है और से लेने की। पर ये नहीं मैं कह रहा कि ये लेगा नहीं, रिलेटिव टेंडेंसी की बात कर रहा हूं कि BF3 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पे फ्लोरीन जो है वो बोरोन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। यहां पे BCl3 में Cl उतने इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा बोरोन को, इस बोरोन को, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज्यादा होगी बाहर से एज कंपेयर टू ये वाला जो बोरोन है BF3 में। और BBr3 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और भी ज्यादा होगी, बिकॉज वहां पे Br और B के बीच में जो 2p ऑर्बिटल है और 4p ऑर्बिटल जो होगा Br का, उनके बीच में एनर्जी गैप और ज्यादा डिक्रीज हो गया, और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो 2p ऑर्बिटल्स में या 3p में या 2p या 4p में, जितना ज्यादा एनर्जी गैप हो जाता है उतना ही कम टेंडेंसी होती है p pi बॉन्ड बनाने की, बैक बॉन्डिंग शो करने की। तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर इन दीज हैलाइड्स विल वेरी लाइक दिस,
BF3 less than BCl3 less than BBr3. This will be strongest Lewis acid. This is quite important question as far as the IEEE is concerned कि अगर Lewis acidic character पूछा जाए तो BBr3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद we have BCl3, उसके बाद we have BF3. नेक्स्ट एल्यूमिनियम का हैलाइड है, वो जरूरी है. एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अबव 800 डिग्री सेल्सियस. 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मोनोमर की फॉर्म में AlCl3 की फॉर्म में. 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उस डाइमर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इस साइड को, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. Al2Cl6 की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर है डाइमर का, क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड के डाइमर का, जो कि एग्जिस्ट करेगा बिलो 400 डिग्री सेल्सियस. अब इसकी कंडक्शन की बात करें, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं करेगा, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा. क्यों कर लेगा? बिकॉज इन पोलर सॉल्वेंट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है दिस विल फॉर्म केटाइंस एंड एनाइंस, और ये वाले केटाइन और एनाइन बनाएगा ये AlCl2 H2O 4 times and तो इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ये वाला केटाइन और एनाइन बनेगा, और ये इसलिए बन पाया है बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इवॉल्व बहुत ज्यादा होगी इस केस में. हाइड्रेशन एनर्जी से जो एनर्जी, हाइड्रेशन होने के कारण से जो एनर्जी मिल रही है उसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स ये अपने लूज कर पा रहा है. तो ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी ये केटाइन बन रहा है, एनाइन बन रहा है, और in polar solvents it is able to conduct electricity, but in non-polar solvents or in solid state it will not conduct electricity. So this was 13th family, 13th group. Next we have 14th group. Carbon family. कार्बन फैमिली में वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. जनरल कॉन्फ़िगरेशन इन सभी की इज NS2 NP2. लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट इज गोइंग इन द p ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, nth शेल. देयरफॉर दे कम अंडर p ब्लॉक. 14th ग्रुप है बिकॉज लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखिए 4 हैं इसमें. 14th ग्रुप एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4. तो सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी. नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी. यहां पे थोड़ी सी एक्सेप्शन है, टिन से लेड में थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज आएगा इन द आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज लेड के केस में वी हैव इंटरविनिंग शेल्स में f ऑर्बिटल्स. f ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज्ड शेप, और ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप्स ऑफ f ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा कम. लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज लगेगा ज्यादा. So therefore there will be slight increase in the ionization energy as we go from tin to lead. Otherwise there is decrease in the ionization energy अगर आप ऊपर से नीचे को move करें, because there is increase in the atomic size as we move from
ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो देयर इज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा ऑन टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटालिक करैक्टर क्या होना चाहिए? मेटालिक करैक्टर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। नेक्स्ट इज complex formation। कंप्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ये कार्बन को छोड़ के, जैसे SiF4 है, इट विल फॉर्म SiF6 2 नेगेटिव। तो यहां सिलिकॉन जो है इसके पास वैलेंस शेल में एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपैंड कर सकता है। क्यों एक्सपैंड कर सकता है? बिकॉज सिलिकॉन के पास देयर आर एम्प्टी d ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, सिलिकॉन कैन एक्सपैंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4, और इसलिए SiF6 2 नेगेटिव बन सकता है। यहाँ पे F नेगेटिव जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे टू द एम्प्टी d ऑर्बिटल्स ऑफ द सिलिकॉन एटम्स, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म होंगे इस केस में। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन, कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कैटिनेशन मींस कि एटम्स जो हैं सेम एलिमेंट के अगर आपस में ज्वाइन हो सकते हो, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। सो एबिलिटी of the atoms of the same elements to combine with themselves is known as catenation। तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा कार्बन, एंड इट विल डिक्रीज डाउनवर्ड्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ऐसे करके इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम, ऊपर से नीचे जब जाएंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, बिकॉज कैटिनेशन शो करने की जो टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है एलिमेंट एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बना है उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो कार्बन कार्बन, उसके बाद वी हैव सिलिकॉन सिलिकॉन, उसके बाद वी हैव जर्मेनियम जर्मेनियम। लंबा क्यों बनाता जा रहा हूं बॉन्ड? बिकॉज एटॉमिक साइज जैसे से नीचे जा रहे हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है, इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, नीचे जाते जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड को तोड़ना इजी होता जाएगा। और सिमिलरली इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैटिनेशन, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, बॉन्ड उतने स्ट्रांग नहीं बन रहे जैसे से नीचे जा रहे हैं, जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच में या उससे आगे केस लें टिन टिन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, इसलिए कैटिनेशन शो करने की प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाएंगे इन केस ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो दे जनरली शो, कार्बन विल शो +4 ओनली, वैसे +4 एज वेल एज +2। तो नीचे जब जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डोमिनेट करना शुरू करती जाएगी। क्यों? सेम रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नीचे जब जाएंगे तो इंटरवीनिंग शेल्स में f ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, f ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज्ड शेप है, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ f ऑर्बिटल्स। जो स्क्रीनिंग मिलेगी, ये स्क्रीनिंग जो दे पाएंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो कम होता जाएगा क्योंकि f ऑर्बिटल्स की डिफ्यूज शेप है, इसलिए ns2 इलेक्ट्रॉन्स पे ठीक ठाक न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, और न्यूक्लियर चार्ज जब लगेगा तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और इनकी जो रिलक्टेंस है इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो नीचे जब जाएंगे
carbon, silicon, germanium, tin, lead. Lead shows only +2 oxidation state. जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज एलोट्रॉपी. तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम शो एलोट्रॉपी. जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन के एलोट्रॉप्स जो हैं, एक देखिए डायमंड, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है डायमंड एंड ग्रेफाइट, एंड देयर आर माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आल्सो, या फिर एमॉर्फस फॉर्म्स भी कहते हैं उन्हें. कार्बन ब्लैक है, कोल है, कोक है. दीज आर दी एमॉर्फस फॉर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस जो डायमंड है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और उसमें कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट वी हैव टू डिस्कस. डायमंड में ईच कार्बन एटम is tetrahedrally linked to 3 other carbon atoms. और ये 3 dimensional network continue रहता है in all the directions. 3 dimensional network जो है this will continue ऐसे करके. This carbon will also be tetrahedrally linked to 3 carbons ऐसे, और एक कार्बन ये, और ये कंटिन्यू रहेगा सारी तरफ को, इस साइड को भी, इस साइड को भी, इस साइड को भी. So this is a 3-dimensional network in which each carbon atom is sp3 hybridized. Diamond जो है it is the hardest substance known and it has a very high refractive index. It has very high refractive index. It is the hardest substance known. Number 3, ये जो है diamond it is a bad conductor of heat and electricity because इसमें जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड चारों के चारों की यहाँ पे देखिए बॉन्ड बना हुआ है अगले 4 कार्बन एटम्स के साथ. देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल विद द कार्बन एटम, और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है इसलिए इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते थ्रू आउट द क्रिस्टल, लेकिन अब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है इसलिए इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. इट हैज वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Each carbon atom is sp3 hybridized. Next is graphite. ग्रेफाइट में each carbon atom is sp2 hybridized और hexagonal rings बनते हैं. डिफरेंट लेयर्स होंगी, हेक्सागोनल रिंग्स होंगे, शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा. ऐसे डिफरेंट शीट्स हैं. ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट is sp2 hybridized. that means एक unhybridized p orbital में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री होगा which can move across this structure. और पहली बात क्योंकि ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है और इन डिफरेंट शीट्स के बीच में देयर आर वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन. शीट्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, इसलिए एक लेयर जो है दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप ओवर कर सकती है इजीली. देयरफॉर जो ग्रेफाइट है दिस इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट. नेक्स्ट पॉइंट कि मैंने कहा ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन जो होगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में फ्री होगा.
और क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद ईच कार्बन एटम इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट मैंने बताया कि शीट लाइक स्ट्रक्चर है और शीट्स के बीच में देयर आर वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप ओवर कर सकती है इजीली, और यही रीजन है कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट आल्सो। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक अल्फा फॉर्म होती है, एक बीटा फॉर्म होती है। अल्फा फॉर्म में ए बी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और बीटा फॉर्म में ए बी सी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ए बी टाइप मींस एक लेयर ए टाइप, दूसरी बी टाइप, फिर दोबारा से थर्ड लेयर जो आएगी दैट विल बी फर्स्ट लेयर के इक्विवेलेंट। ए बी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अल्फा फॉर्म में, और बीटा फॉर्म में देयर इज ए बी सी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं ग्रेफाइट की। नेक्स्ट टाइप जो एलोट्रॉप है, कार्बन जिसमें एग्जिस्ट कर सकता है, दैट आर कॉल्ड fullerenes. They are called fullerenes. तो fullerenes are allotropes of carbon. बनते कैसे हैं ये? ग्रेफाइट रॉड्स को अगर हाई वोल्टेज करंट में रखें तो ग्रेफाइट की सब्लिमेशन हो जाएगी और ग्रेफाइट का सूटी मटेरियल बनेगा, और उसको अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सच एज बेंजीन में डाल दें, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच आर कॉल्ड fullerenes. द मोस्ट इंपॉर्टेंट fullerene जो है, जब बनाएंगे आप इस तरह से fullerenes, तो 79% जो बनेगा दैट इज C60. जनरल फॉर्मूला जो है इनका दैट इज C2N. C2N, fullerene का जनरल फॉर्मूला is C2N, where N can be from 30 to 48. और बनता कैसे, मैंने कहा ग्रेफाइट रॉड्स को आपने उसमें से हाई वोल्टेज करंट पास करवाना है। हाई वोल्टेज करंट जब पास कराओगे सब्लिमेशन होगी, सब्लिमेशन होके जो गैशियस ग्रेफाइट बनेगा, सूटी मटेरियल बनेगा ग्रेफाइट का, उसको अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सच एज बेंजीन में पास कराओ, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ fullerenes, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें बनेगा 79% जो बनेगा दैट इज C60. C60 fullerene के बारे में हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज C60 fullerene इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. fullerene C60 fullerene जो है अंडरस्टूड है 60 कार्बन एटम्स हैं इसमें, और ये फुटबॉल शेप्ड होता है, सॉकर बॉल की शेप में, और इस सॉकर बॉल की शेप में देयर विल बी 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स. ऐसे करके हेक्सागनल रिंग्स होंगे, एज वेल एज देयर विल बी पेंटागन्स ऑल्सो. 20 हेक्सागन्स होंगे, 12 पेंटागन्स होंगे, और मिला के 60 कार्बन एटम्स होंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल सॉकर बॉल शेप्ड है. Therefore these are also called buckyballs. C60 type of fullerenes are also called buckyballs. These are also called Buckminster fullerenes. Buckminster fullerene. तो जब fullerenes डिस्कवर हुए थे उसी टाइम में एक आर्किटेक्ट हुआ, अमेरिकन आर्किटेक्ट, उसका नाम था बकमिंस्टर, और उसने कुछ डोम्स बनाए थे, जियोलॉजिकल डोम्स बनाए थे, और उन डोम्स की जो शेप थी बिल्कुल ऐसी थी जैसे ये हेक्सागोनल रिंग्स हैं और पेंटागोनल रिंग्स हैं. जो डोम्स बनाए थे उसने, उनकी ऐसी ही शेप थी. देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड fullerenes आर आल्सो कॉल्ड बकमिंस्टर fullerenes. और क्योंकि फुटबॉल शेप्ड होते हैं, सॉकर बॉल शेप्ड होते हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड बकी बॉल्स. And C60, this is the most important fullerene. C60 में 60 कार्बन एटम्स होंगे और फुटबॉल शेप्ड होगा ये, उसमें से 20 हेक्सागन्स होंगे, 12 पेंटागन्स होंगे. So fullerenes are nothing but they are allotropes of carbon only. Next after this, we have to discuss
जो हेलाइड्स होते हैं, स्पेशली क्लोराइड्स होते हैं, कार्बन का क्लोराइड वी हैव CCl4 एंड सिलिकॉन का क्लोराइड SiCl4। तो इन दोनों की हाइड्रोलिसिस करें, पानी के साथ अगर रिएक्शन करें तो CCl4 का देयर इज नो रिएक्शन, SiCl4 की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। और इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा होता है कि CCl4 प्लस H2O gives no reaction, whereas SiCl4 प्लस H2O इसमें दे विल बी हाइड्रोलिसिस, अगर 4H2O मॉलिक्यूल्स हैं तो दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ SiOH4। तो क्या मेन रीजन है कि ये नहीं हो पा रहा रिएक्शन और ये हो रहा है? तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा SiCl4 में रिएक्शन कैसे हो पा रहा है। There is presence of lone pair, वैसे दो lone pairs हैं on this oxygen atoms, ऑक्सीजन एटम। यहां से डोनेशन होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, सिलिकॉन जो है ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। और ये एक्सेप्ट क्यों कर पा रहा है सिलिकॉन? बिकॉज सिलिकॉन की वैलेंस शेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन सिलिकॉन एटम इन द वैलेंस शेल, सिलिकॉन अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा इंक्रीज करवा सकता है, एंड ड्यू टू दिस ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना पॉसिबल है। लेकिन CCl4 के पास वैलेंस शेल में देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। वैलेंस शेल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स कार्बन के पास प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज कार्बन आपको पता है 6 एटॉमिक नंबर, configuration is 1s2 2s2 2p2। there is 2d, आपको पता है there is no existence of 2d orbitals, तो वैलेंस शेल में 2d ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, d ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, इसलिए कार्बन अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। whereas silicon has empty d orbitals in the valence shell, therefore silicon अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा इंक्रीज करवा सकता है। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसके बाद यहां से Cl और H, ये HCl निकल जाएंगे और OH लग जाएगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस OH, अगेन H2O के साथ रिएक्शन, सेम दोबारा से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर एक H निकलेगा, Cl निकलेगा, OH लग जाएगा, और अल्टीमेटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Si this compound. That means hydrolysis of SiCl4 is possible, whereas hydrolysis of CCl4 is not possible. Main reason इसका यही है कि कार्बन के पास वैलेंस शेल में there is no presence of empty d orbitals in the valence shell of carbon atom. And after this hydrolysis of the chlorides of carbon and silicon, we have to discuss जो ऑक्साइड्स हैं CO2, that is a gas, whereas silicon का जो ऑक्साइड है SiO2, this is a solid. So what's the main reason कि हैं तो ऑक्साइड्स और कार्बन सिलिकॉन एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी कार्बन का जो डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक गैस है, वेयर सिलिकॉन का जो डाइऑक्साइड है SiO2, दैट इज अ सॉलिड। सो व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड दिस? मेन रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसे करके डबल बॉन्ड फॉर्म हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। डबल बॉन्ड का मतलब है कि पाई बॉन्ड है एक इसमें,
ये वाला पाई है, ये पाई है, और पाई बॉन्ड क्यों बन पाया? बिकॉज देर इज पी पाई ओवरलैप, पी पाई ओवरलैप हुआ है बिटवीन कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम। पी पाई ओवरलैप कौन सा हुआ? कौन से ऑर्बिटल्स हैं? 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। दोनों की इक्विवेलेंट एनर्जी है, एक जैसी शेप है, इसलिए पी पाई ऑर्बिटल बनना पॉसिबल है इन केस ऑफ CO2। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड, CO2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इट विल एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ CO2, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ऐसे डिफरेंट CO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर विल बी वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, और क्योंकि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज वेरी वीक, एंड ड्यू टू दैट रीजन CO2 जो है गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो मेन रीजन CO2 गैस की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पी पाई बॉन्ड बनना पॉसिबल है, बिकॉज कार्बन का 2p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में पी पाई बॉन्ड इजीली बन जाएगा, बिकॉज 2p और 2p की इक्विवेलेंट एनर्जी है और इक्विवेलेंट शेप है। वेयर एज इन केस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर ऐसे करके पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, सिलिकॉन का 3p ऑर्बिटल, पी पाई ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। पी पाई ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एनर्जी डिफरेंसेस। सिलिकॉन का 3p, ऑक्सीजन का 2p, शेप में भी वेरिएशन, जो एनर्जी वेरिएशन है ज्यादा है 2p और 3p में, इसलिए पी पाई ओवरलैप नहीं हो पाएगा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो वैलेंसी पूरी कैसे करेगा सिलिकॉन अपनी? इट इज लिंक्ड टू 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स लाइक दिस, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। और ये एक नेटवर्क सॉलिड की फॉर्म ले लेगा, ऐसे करके चलता जाएगा ये आगे को। दिस विल बी अ नेटवर्क सॉलिड इन ऑल द डायरेक्शंस। सिलिकॉन एटम क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं बना पा रहा ऑक्सीजन के साथ, इसलिए सिलिकॉन जो है दिस विल बी लिंक्ड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स लाइक दिस, और दिस विल कंटिन्यू इन ऑल द डायरेक्शंस and there is formation of a network solid in case of SiO2. so main reason यही है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना पा रहा, बिकॉज सिलिकॉन का 3p और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल एनर्जी वेरिएशन ज्यादा है, पी पाई ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा विद ऑक्सीजन। Next in this group we have to discuss a special class of compounds called silicates. तो सिलिकेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि बेसिक यूनिट जो है दैट इज SiO4 4 नेगेटिव। SiO4 4 negative, this is the basic unit. In this, each silicon atom is sp3 hybridized and is tetrahedrally linked to 4 oxygen atoms like this. This is basic unit in case of silicates, SiO4 4 negative, and each silicon atom is tetrahedrally linked to 4 oxygen atoms. This can also be represented as like this, बीच में ये dot है, this is silicon, पीछे वाला oxygen like this, तो बीच में जो है दिस इज सिलिकॉन एटम, ये जो बड़ा बनाया है मैंने ऑक्सीजन एटम, दिस इज आल्सो ऑक्सीजन एटम, दिस इज आल्सो ऑक्सीजन, दिस इज आल्सो ऑक्सीजन एटम, चारों ऑक्सीजन पे देयर इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द बेसिक यूनिट SiO4 4 नेगेटिव, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
नाउ टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, बेसिक यूनिट यही होगा SiO4 नेगेटिव। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स में सबसे पहली टाइप जो है दैट इज ऑर्थोसिलिकेट्स। फर्स्ट टाइप ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट्स ऐसे सिलिकेट्स हैं जिसमें ओनली सिंगल SiO4 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। तो इनका स्ट्रक्चर बनाना हो तो अब वैसा ही बनेगा जैसे अभी SiO4 का बनाया था, SiO4 नेगेटिव का बनाया था। दीज आर ऑर्थोसिलिकेट जिसमें ओनली सिंगल SiO4 नेगेटिव यूनिट एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस ऑर्थोसिलिकेट। नेक्स्ट इज पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स में दो SiO4 नेगेटिव यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं ज्वाइंड बाय ए सिंगल ऑक्सीजन एटम, पायरोसिलिकेट्स। तो ऐसे सिलिकेट्स जिसमें दो यूनिट्स हो SiO4 नेगेटिव के, इस पे देखिए नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बट दिस इज ज्वाइंट, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे सिलिकेट जिसमें ऐसे करके लिंकेज हो दो यूनिट्स की, बेसिक यूनिट्स की, एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू लिंक्ड हो, वो दे आर कॉल्ड पायरोसिलिकेट्स। नेक्स्ट इज चेन सिलिकेट्स। तो इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स लिंक्ड होंगे चेन सिलिकेट्स में। और ऐसे करके एक चेन बनती जाएगी। तो आगे को कंटिन्यूड रहेगा, इस साइड को भी, इस साइड को भी ऐसे चेन बनती जा रही है। ईच जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, देखिए दो ऑक्सीजन एटम्स लिंक्ड हैं आगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो लिंक्ड हैं आगे की तरफ को, उस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ऐसे करके जब यूनिट्स ज्वाइन हो रहे हैं और एक चेन बना रहे हैं, दे आर कॉल्ड चेन सिलिकेट्स। नेक्स्ट टाइप इज साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स
साइक्लिक सिलिकेट्स में एक साइकिल बन जाएगी, ज्वाइन होके सिलिकेट्स आपस में ज्वाइन होके एक साइकिल टाइप बन जाएगी, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे सिलिकेट जिसमें कि देखिए एक दो ऑक्सीजन के थ्रू अटैचमेंट है, इस यूनिट का भी दो ऑक्सीजन आगे अटैच्ड है, इस यूनिट के भी दो ऑक्सीजन एटम्स आगे अटैच्ड है, इस यूनिट के भी दो ऑक्सीजन आगे अटैच्ड हैं, और साइकिल कंप्लीट हो रही है। दीज टाइप ऑफ सिलिकेट्स आर कॉल्ड साइक्लिक सिलिकेट्स। नेक्स्ट टाइप जो है, दे आर शीट सिलिकेट्स। नेक्स्ट टाइप आर शीट सिलिकेट्स। तो इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स ज्वाइंट होंगे, तीन ऑक्सीजन एटम्स हर एक यूनिट के आगे ज्वाइंट हैं, और ये कंटिन्यूड रहेगा, इस साइड को भी कंटिन्यूड रहेगा, ऐसे भी चलता जाएगा आगे को, ये इस साइड को भी चलता जाएगा, ये यहाँ पे भी कंटिन्यूड है ये, और इस साइड को भी इट इज कंटिन्यूड इन ऑल द डायरेक्शंस लाइक दिस। तो ईच ऑक्सीजन एटम, जैसे इस यूनिट को आप देखिए, इसमें देखिए एक ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था, तीनों जो है आगे ज्वाइंट है, और इस पे नेगेटिव होगा बीच वाले पे, दिस इज नॉट ज्वाइंट। तो इस तरह से एक शीट टाइप प्रिपेयर हो जाएगी सिलिकेट की। तो दीज टाइप ऑफ सिलिकेट्स इन विच 3 ऑक्सीजन एटम्स पर सिलिकॉन एटम are joined with other oxygen atoms with other units are called sheet silicates. लास्ट टाइप जो है 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स हैं। 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स में जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं, चारों के चारों, दे आर लिंक्ड टू अदर यूनिट्स। all the 4 oxygen atoms are linked to other oxygen atoms are joined to other units. So इसमें ये 2 डायमेंशनल था, और वो जो था 3 डायमेंशनल जो आएगा उसमें 3D अरेंजमेंट होगी सिलिकेट्स की। ऑल द ऑक्सीजन एटम्स विल बी ज्वाइंड विद अदर यूनिट्स। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, एंड आफ्टर सिलिकेट्स वी हैव next class of compounds which are very important, organosilicon polymers, which are known as silicones. So silicones are organosilicon polymers. These are very important type of polymers. जो silicone oils हैं, they are heat resistance. बहुत high temperatures पे भी ये lubricants की तरह काम कर सकते हैं, और बहुत लो टेम्परेचर्स पे भी बहुत अच्छी तरह से लुब्रिकेशन का काम कर सकते हैं, बिकॉज इनका ये विस्कस नहीं होते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर्स ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इनकी क्या है, दे आर वेरी गुड इंसुलेटर्स एंड वाटर रिपेलेंट्स ऑल्सो, देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑल्सो। अब ये हैं क्या, देखिए सिलिकॉन्स, दे आर ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर्स। प्रेपरेशन देखें, एक तो है बिल्कुल लॉन्ग चेन सिलिकॉन्स। ये कैसे बनाए जा सकते हैं, देखिए, इफ वी हैव डाई एल्काइल
डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन्स, डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन्स, इनकी अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ऐसे करके हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, Cl निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, OH लग जाएगा वहां पे। ऐसे दो कंपाउंड्स अगर ज्वाइन करवाएं ये आपस में, जब ये कंबाइन होंगे यहां से OH यहां से H, तो देखिए ऐसे करके पॉलीमर तैयार होगा एक, और ऐसे करके अगर कंटिन्यू रहे सारी डायरेक्शंस में, इस साइड को भी लिंकेज रहे, इस साइड को भी यहां से निकल जाए, क्योंकि एक और ऐसा यूनिट आप यहां को ज्वाइन कीजिए तो H2O निकल जाएगा और OSI लिंकेजेस आती जाएंगी, और वहां को भी OSI लिंकेजेस आती जाएंगी। तो ऐसे पॉलीमर्स जिसमें कि SI-OSI लिंकेजेस हों, they are called silicones. These are also called organosilicon polymers. तो ये फर्स्ट टाइप थी जिसमें लॉन्ग चेन सिलिकॉन्स हैं। There can be crossed linked silicons also. There can be crossed linked silicones also. तो वो कैसे बनेंगे? यहां तो हमने लिया डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन। अब इंस्टेड ऑफ डाई एल्काइल इफ वी टेक मोनो एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन, mono alkyl and trichlorosilane, then there will be formation of this sort of compound. ऐसे पहले मैं लीनियर चेन में ज्वाइन कराऊं, यहां से आगे एक सिलिकॉन आ जाएगा, देखिए ऐसे करके एक कंपाउंड बनेगा, O लिंकेज आ गई आगे, फिर ऐसा ही अगर होता ऐसे करके लिंकेज आ जाएगी। अब एक और शीट इसी तरह की नीचे मैं ज्वाइन करवाता हूं, तो उसका भी OH यहां पे ज्वाइन होगा, तो यहां को भी SI-OSI लिंकेजेस आ जाएंगी लाइक दिस। बल्कि इट विल कंटिन्यू इन ऑल द डायरेक्शंस लाइक दिस, यहां पे भी ऐसे कंटिन्यूएशन होगी, नीचे को भी कंटिन्यूएशन होगी, यहां को भी कंटिन्यूएशन होगी, और यहां को भी कंटिन्यूएशन होगी। तो ऐसे सिलिकॉन्स आर कॉल्ड क्रॉस्ड लिंक्ड सिलिकॉन्स। और क्रॉस्ड लिंक सिलिकॉन्स कैसे बन रहे हैं? इफ वी आर टेकिंग मोनोमर एज मोनो एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा के तीन साइड्स को OH लग रहे हैं और तीन साइड्स को ये आगे इंक्रीज होता जाएगा। और जो पिछले वाले थे लीनियर चेन्ड सिलिकॉन्स, उसमें हमने जो मोनोमर लिया था दैट वाज डाई एल्काइल डाईक्लोरोसिलेन। और सिलिकॉन्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कार्बन के केस में क्यों नहीं बन पाए? बिकॉज कार्बन के साथ एक कार्बन एटम पे एक OH से ज्यादा नहीं लग सकता। अगर दो OH लगा दिए जाएं तो एकदम से डिहाइड्रेशन हो जाती है, लेकिन सिलिकॉन कैन होल्ड मोर देन वन OH ग्रुप विद इट। एक से ज्यादा OH ग्रुप एक सिलिकॉन पे आप लगा सकते हो, और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड सिलिकॉन्स बन पाए। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। मैंने बताया पहले भी स्टार्टिंग में, ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स हैं। यूजेस क्या हैं इनके? They can be used as lubricants at very high temperatures also and at very low temperatures also. Viscous नहीं होते ये low temperatures पे। Number 2, these are good insulators. Number 3, they can be used for waterproofing because they are water repellents.